A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. In our previous lesson we have completed the poem number 7 at the zoo. ओके हमने इस पोएम को रिसाइट किया, इसका एक्सप्लेनेशन देखा एंड देन वी हैव ऑल्सो डन इट्स हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी वर्ड्स टू. ओके सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस ऑफ द पोएम at the zoo. Okay, so let's get it started with the exercise. Okay, so here question number 1 below, let's enjoy question number 1. Read the poem with expression. The punctuation marks will help you. Okay, आपको proper punctuation marks को अच्छे से देखकर read करके poem को again recite करना है. Okay, now question number 2. Answer the following questions. क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नंबर ए. नेम 5 एनिमल्स दैट बॉबी सो एट द जू. हैव यू एवर सीन देम? ओके, तो आपको पोएम के अंदर बॉबी ने जितने भी एनिमल्स देखे उनमें से किसी भी 5 एनिमल्स के नेम लिखने हैं और आपको ये बताना है कि क्या आपने कभी इन एनिमल्स को देखा है. ओके, सो रीड द पोएम एंड फाइंड आउट विच एनिमल बॉबी सी. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर. तो वो कौन कौन से एनिमल्स थे जो बॉबी ने देखे थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या देखा था? अ जिराफ, फिर उसने क्या देखा था? अ कांगारू, देन अ गोरिल्ला, फिर अ पोलर बियर. कितने हुए? 1 2 3 एंड 4 एंड लास्ट अ मंकीज. उसने दूसरे कौन से एनिमल्स देखे थे? मंकीज. वैसे तो उसने हिपोपोटेमस देखा था, कैमल देखा था, एलिफेंट देखा था, लेकिन यहाँ पर आपको ओनली 5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है. सो मैंने यहाँ पर लिख दिए 5 एनिमल्स के नाम. और बॉबी शो इन द जू. ओके, और दूसरा क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन देम. क्या आपने ये सब एनिमल्स देखे हैं? तो अगर आपने ये एनिमल्स देखे हो कभी जू में तो यहाँ पर यस लिखिए, और अगर नहीं देखे तो नो लिखिए. नो वी हैवंट सीन देम, अथवा तो यस वी सीन देम. ओके, और आई सीन देम. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. What made the monkeys look so funny? Okay, monkeys को क्या देखकर वो ज़्यादा फनी लगते थे? तो उसका आंसर लिखो. The way they move, the way they move about and make noise made the monkey look so funny. तो मंकी जो है वो बॉबी को फ़नी क्यों लगते थे? क्योंकि वो जिस तरह से मूव करते थे एक दूसरी जगह पर और जिस तरह का वो साउंड निकाल रहे थे उससे वो जो मंकीज़ है वो कैसे लग रहे थे? फ़नी लग रहे थे, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. नेम द टॉलेस्ट एनिमल ही सॉ देयर. आपको बॉबी ने जो सबसे लंबा एनिमल देखा था उसका नाम यहाँ पर लिखना है. तो कौन सा था वो? जिराफ. ओके, सो द आंसर इज द टॉलेस्ट एनिमल. द टॉलेस्ट एनिमल he saw was the
जिराफ। कौन सा था वो टॉलेस्ट एनिमल? वो था जिराफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी। How are the hippopotamus and the elephants described? Okay, hippopotamus और elephant किस तरह से described किए गए थे? तो hippopotamus को बोबी ने क्या कहा था? fat, और elephant को क्या कहा था? vast in size, यानी कि बहुत ही विशाल। ओके, so they described as fat and vast in size. Okay, hippopotamus is described as fat and elephants are described is vast in size. Okay, number E and number F. Okay, question number E. Do you think camels are angry looking birds? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कैमल्स है वो एंग्री लुकिंग एनिमल्स है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। अगर नहीं लगता तो लिखिए नो, और अगर लगता है तो लिखिए यस। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट थिंक दैट द कैमल्स आर एंग्री लुकिंग एनिमल्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर इन अ पॉजिटिव वे। ओके, नो camels are not looking angry animals. Okay, write down question number A to E. Question number F. Which animal was Bobby attracted to? ऐसा कौन सा एनिमल था जिसने बॉबी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था? कौन सा एनिमल था ऐसा? मंकी. बॉबी वॉज अट्रैक्टेड टू द monkeys. Okay, last question number F, and its answer: Bobby was attracted to the monkeys. Okay, so here our question answers are complete. Okay students, so we have completed the exercise of poem number 7. Okay, so poem number 7 हमारी completely done हो चुकी है. So now we are going to start a new lesson. Lesson number 8, the invention of shoes. हमारे लेसन का नाम क्या है? The invention of shoes. And this lesson is adapted from a poem by Rabindranath Tagore.
ओके। ये जो लेसन है ये लेसन के फॉर्म में है, एक ड्रामा लेसन है, एक प्ले है, लेकिन ये जो प्ले है वो कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई पोएम्स में से लिया गया है, पोएम का लेसन बनाकर, ठीक है। सो फाइंड पेज नंबर 51. ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 51. लेसन नंबर 8, द इन्वेंशन ऑफ शूज. इन्वेंशन का मतलब होता है शोध, ओके, किसी भी चीज की खोज। शूज की खोज किस तरह से हुई? हमारे लेसन का जो मीनिंग है वो ये होता है कि जो शूज हम पैरों में पहनते हैं उसकी खोज किस तरह से हुई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल येलो बॉक्स, द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन आवर होम्स. डू यू नो हु इन्वेंटेड देम? फाइंड आउट. ओके, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है टीवी का, सेकंड मोबाइल फोन, थर्ड गैस एंड फोर्थ टेबल लैंप है, राइट। तो आपको ये देखना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर पर इजीली अवेलेबल होती है, सभी के घरों में ये सारी चीज़ें होती ही है, तो इनका इन्वेंशन किसने किया था? ये सारी चीज़ें किसने खोजी थी? इनका इन्वेंटर कौन है? ये आपको ढूंढकर पता लगाना है। दिस इज़ योर टास्क। और आपको ये घर पर अपने मम्मी से, पापा से, किससे भी पूछकर ये टास्क कंप्लीट करना है और उसके नीचे इसका नाम लिखना है कि टीवी किसने सबसे पहले बनाया था, मोबाइल फ़ोन किसने ढूंढा था, गैस किसने सबसे पहले बनाया था, इस तरह से, ठीक है। नाउ गोइंग टू द लेसन. दिस इज़ अ प्ले, यू शुड ट्राई टू स्टेज इट इन क्लास. देखिए, ये ड्रामा काइंड ऑफ लेसन है, ओके, ये प्ले है, तो इसको आपको क्लासरूम में करना है, ठीक है। सो ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको जिस तरह से प्ले का रोल बताती जाऊंगी आप इसको फील कीजिएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स है वो। ओके, सो कैरेक्टर्स है किंग होबू, सेकेंड नंबर का जो कैरेक्टर है वो है मिनिस्टर गोबू, जो थर्ड नंबर का कैरेक्टर है वो है पंडित, 1, 2 एंड 3, 3 पंडित है कैरेक्टर। नंबर 4 है वाइज मैन, 1 एंड 2 एंड 5th पुअर मैन एंड द लास्ट नंबर 6 कौन है वो? नरेटर। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी मूवी देख लो, कोई भी ड्रामा देख लो, तो उसे निभाने वाले जो किरदार होते हैं, सपोज कि आप कोई एक मूवी देख रहे हो तो इसके अंदर एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, ठीक है, दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, फिर विलन्स होते हैं, तो जो लोग मिलकर ये भूमिकाएं निभाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, तो उनको क्या कहा जाता है? कैरेक्टर्स। ओके, सो ये जो हमारा ड्रामा है, ड्रामा लेसन है, प्ले है, उसके कैरेक्टर कौन कौन है? तो उसके अंदर एक है किंग होबू, दूसरा कैरेक्टर है मिनिस्टर गोबू, थर्ड कैरेक्टर है पंडित. पंडित का मतलब होता है जो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो शास्त्रों का ज्ञान होता है, कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछा जाए उसका आंसर उनको आता हो, तो वो लोग कहलाते हैं पंडित. तो पहले के टाइम में क्या था कि जो भी राजाएं हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, उनके दरबार के अंदर पंडितों का अलग ही महत्व था. राजा अपने सुझाव बुझाव के लिए पंडितों को अपने पास रखते थे. तो इस लेसन में भी इस तरह के पंडित है, ठीक है. पंडित 1, 2 एंड 3, 3 पंडित है और तीनों को नंबर्स दिए गए हैं, पंडित 1, पंडित 2, पंडित 3. ठीक उसी तरह से वाइज मैन. वाइज मैन का मतलब क्या होता है? जिसको सारे के सारे चीज़ों के बारे में पता होता हो, जो नॉलेजेबल पर्सन हो, इंटेलिजेंट हो, राइट. तो ऐसे वाइजमैन का जिक्र है और वाइजमैन भी 2 है, वाइजमैन नंबर 1, वाइजमैन नंबर 2. देन आता है एक पुअर मैन. एक दूसरा किरदार है, एक दूसरा कैरेक्टर है पुअर मैन का. जैसे जैसे हम लेसन देखेंगे उस तरह से ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है.
पुअर मैन आता है एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट नरेटर। नरेटर का मतलब क्या होता है? कथावाचक, यानी कि ये प्ले है, ये कथा है, एक वार्ता है, ठीक है। तो इसको बोलने वाला जो होता है उसको कहा जाता है नरेटर, नरेटर ऑफ द प्ले, नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर ऑफ द ड्रामा। नरेटर का मतलब क्या हुआ? जो बोल रहा है वो। अब जाहिर सी बात है कि ये एक प्ले है, ओके, एक ड्रामा है, लाइक अ मूवी। तो इसके अंदर सीन हो गए। आप कोई भी पिक्चर देखते हो तो एक सीन आता है, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सीन अच्छा नहीं था, वो सीन इमोशनल था, वो सीन बहुत ही फनी था, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो ये जो सीन होते हैं मूवीज़ के, उसी तरह से इस लेसन के अंदर भी डिफरेंट सीन हैं। सीन 1 में ये होता है, सीन 2 में ये होता है, सीन 3 में ये होता है, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया इतना आप सबको? सारे के सारे कैरेक्टर्स, ओके, एंड अबाउट द सीन एंड अबाउट द रोल, ओके। सो ये एक फनी सा लेसन है, फनी सा ड्रामा लेसन है, मज़ा आएगा आप सबको, ठीक है। और इस लेसन के अंदर जब बहुत पहले के टाइम की बात है, जब लोग पैरों में जूते नहीं पहनते थे, शूज़ नहीं पहनते थे, ठीक है। किसी को पता ही नहीं था कि शूज़ नाम की कोई चीज़ भी होती है। इवन किंग को भी नहीं पता था। किंग भी ऐसे ही खुले पैर चला करते थे रास्ते पर, महल में, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात है जब शूज़ इन्वेंट नहीं किए गए थे, ओके। सो नाउ गो टू द स्टोरी। सीन नंबर 1, द किंग्स कोर्ट। देखिए अभी यहाँ पर पहला सीन चल रहा है और ये सीन किसका है? कोर्ट का है, जो किंग की कोर्ट होती है उसका है। नरेटर यानी कि कथावाचक कुछ कह रहे हैं, दिस हैपन अ लॉन्ग टाइम अगो ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग होबू। शूज वर नॉट इन्वेंटेड एंड पीपल वॉक्ड अराउंड बेयर फुट, नो वन माइंडेड देयर फीट, ओके। कब की बात है? ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब यहाँ पर किंग होबू का शासन हुआ करता था, जब किंग होबू रूल करते थे। शूज़ वर नॉट इन्वेंटेड, और शूज़ इन्वेंट किए गए नहीं थे, कोई किसी को भी शूज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड पीपल वॉक्ड अराउंड बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पाँव। शूज़ इन्वेंट नहीं हुए थे तो ऑब्वियसली पीपल्स क्या पहनते होंगे? पैर में कुछ नहीं, नंगे पाँव चला करते थे। नो वन माइंडेड दे फिट, किसी को भी अपने पैरों के बारे में कुछ भी पड़ी नहीं थी। माइंडेड यानी कि केयर नहीं थी, इतनी पड़ी नहीं थी। गेटिंग डर्टी, ओके, किसी को भी अपने फुट के बारे में नहीं चिंता थी कि वो गंदे हो रहे हैं। बट यू कांट एक्सपेक्ट द किंग ऑफ द कंट्री टू हैव डर्टी फीट। लेकिन क्या आप किसी पूरे स्टेट के, पूरे कंट्री के किंग को डर्टी पैरों के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राजा तो कितना पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी वाला होना चाहिए। अगर उसके पाँव में जूते नहीं हैं तो पैर गंदे हो गए, तो क्या आप ऐसे किसी किंग को एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं ना। कैन यू, क्या आप कर सकते हो ऐसा? सो वन डे इन द किंग्स कोर्ट। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक बैकग्राउंड दिया गया है कि ये तब की बात है जब लोग शूज़ नहीं पहना करते थे। सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर या तो घर में या तो बाहर नंगे पाँव घुमा करते थे। इवन वहाँ का जो राजा था किंग होबू, वो भी शूज़ नहीं पहनता था, तब की बात है। और अभी जो सीन चल रहा है वो कोर्ट रूम का सीन है, ओके। नाउ किंग सेज। देखिए एक दूसरी बात बतानी है आपको। जब भी सेंटेंस, जब भी लेसन के अंदर, कोई भी ड्रामा लेसन के अंदर किसी के भी नाम के साइड में इस तरह से डबल डॉट आते हैं, ओके, इस तरह के डबल डॉट आते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस ही है किंग एंड राइट आफ्टर इस तरह के डबल डॉट है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो भी सेंटेंस है अगर उसके बाद में इस तरह का क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किंग बोल रहा है। इसका ये जो डबल डॉट है इसका मतलब होता है कि किंग बोल रहा है, यानी कि किंग सेज, किंग सेज। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस के लास्ट में तो हम क्या बोलेंगे? किंग आस्क, ओके, किंग आस्क, किंग सेज, ओके। फिर अगर क्वेश्चन के बाद में दूसरे किसी कैरेक्टर का नाम आता है, डबल डॉट आता है और उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है तो हम क्या बोलेंगे? जो भी नाम है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर, तो हम क्या बोलेंगे? मिनिस्टर रिप्लाइज। 3 बातें याद रखनी है, आस्क, सेड या तो सेज
या तो रिप्लाई या तो रिप्लाइड, यानी कि जिस तरह का टेंस चल रहा है, जिस भी टेंस के अंदर स्टोरी चल रही है उस टेंस के अकॉर्डिंग अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आस्क, अगर पास्ट टेंस है तो आस्क्ड, अगर अगर सिंपल टेंस है तो सेज, अगर पास्ट टेंस है तो सेड, इस तरह से। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द लेसन। किंग सेज मिनिस्टर गोबू यू नो आई कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट। किंग बोलते हैं कि मिनिस्टर गोबू आपको पता है मैं आज पूरी रात नहीं सो पाया हूँ। मिनिस्टर वाई योर मैजेस्टी, मिनिस्टर आस्क वाई योर मैजेस्टी, यानी कि मैजेस्टी यानी कि अ रिस्पेक्टेड फुल वर्ड है, एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है जो कि किसी भी किंग को एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अ रिस्पेक्टफुल वे टू एड्रेस द किंग। तो मिनिस्टर आंसर देता है, क्वेश्चन करता है किंग से कि क्यों, आप क्यों रात भर नहीं सोए हो। किंग, आई वॉज थिंकिंग हाउ इज इट दैट whenever I put my feet in the street they become dirty. I walk a few feet and my feet are full of dust. अभी राजा क्या बोलते हैं कि क्या होता है कि जब भी मैं चलने के कहीं पर भी जाता हूँ, स्ट्रीट पर चलता हूँ तो मेरे पाँव गंदे हो जाते हैं, मेरे पाँव में डस्ट लग जाती है यानी कि धूल मिट्टी लग जाती है और मेरे पैर दिखने में बहुत ही डर्टी लगते हैं यानी कि गंदी लगते हैं। Now minister replies, but that happens to all of us. लेकिन ये तो हम सभी के साथ होता है। Your Majesty, महाराज ये तो हम सभी के साथ होता है। What can we do? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? We can't remove all the dust from all the streets. हम सभी स्ट्रीट्स में से सारी की सारी डस्ट नहीं निकाल सकते। King ब्रैकेट के अंदर वर्ड है एंग्री, यानी कि किंग एक इमोशन दिखाता है कि वो एंग्री हो रहा है इस बात पर मिनिस्टर की। What? किंग कहता है व्हाट, यू सी यू कांट हेल्प मी, तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मिनिस्टर गोबू, आई पे यू टू सर्व मी, मैं तुम्हें पे करता हूँ, तुम्हें तनख्वाह देता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो। टू सोल्व माई प्रॉब्लम्स, टू सोल्व यानी कि फाइंड आंसर, मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा है एज ए मिनिस्टर और मैं इसके लिए तुम्हें पे करता हूँ। मिनिस्टर, यस बट, हाँ ये सही है लेकिन। किंग, दिस इज अ प्लॉट, यहाँ पर प्लॉट का मतलब हमें क्या लेना है, टू मेक एन इविल प्लान, यानी कि कोई भी एक इविल प्लान बनाना। तो क्या, कौन सा प्लान बनाना कि मेरे पाँव में कुछ नहीं है और मैं जब भी स्ट्रीट के ऊपर चलता हूँ तो मेरे पैर गंदे होते हैं, तो तुम्हें कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा ना हो। दिस इज़ अ ट्रिक टू सोइल मी विथ माई ओन सोइल, आई वॉन्ट हैव इट, फाइंड अ वे टू कीप माई फीट क्लीन वेन आई वॉक, फाइंड इट और ऑल ऑफ यू विल बी सेंट आउट ऑफ माई किंगडम। अब देखिए किंग सारे के सारे मिनिस्टर्स को ये ऑर्डर देता है कि तुम सभी को मिलकर कोई वे निकलना पड़ेगा कि मैं जब भी चलूँ मेरे पैर गंदे ना हो, और अगर तुमने ये रास्ता नहीं निकाला तो मैं तुम सभी को मेरे दरबार में से निकाल दूंगा, ओके, मेरे किंगडम में से निकल कर बाहर कर दूंगा। एवरीवन लीव्स ट्रेम्बलिंग इन फियर, फिर सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। अभी महाराज ने ऐसा हुक्म दे दिया है कि अगर तुमने मेरी सिचुएशन का है सॉल्यूशन नहीं निकाला तो मैं तुम सबको किंगडम में से बाहर निकाल भेजूंगा। तो सब डर तो जाएंगे ना, तो सब डर गए और वहाँ से चले गए। अभी वो सीन खत्म हो गया है, अभी दूसरा सीन चल रहा है। सीन नंबर 2, द मिनिस्टर्स होम। देखिए पहला वाला सीन कहाँ पर था, कोर्ट रूम में था। अब जो मिनिस्टर्स है राजा के, उनके रूम का सीन है। नैरेटर यानी कि जो कथावाचक है, ये जो स्टोरी हमें बता रहे हैं वो बोल रहे हैं, दैट इवनिंग द पंडित्स ऑफ द कंट्री मीट एट द मिनिस्टर्स हाउस, दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन और एल्स दे लूज देयर जॉब्स, लेट्स लिसन टू देयर कन्वर्सेशन। ओके, नाउ नैरेटर हमें ये कहते हैं कि अभी सारे के सारे पंडित मिनिस्टर के घर के अंदर मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे। दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ओके, उनको कोई भी सॉल्यूशन निकालना था राजा की प्रॉब्लम का, अदरवाइज राजा उनको किंगडम में से बाहर निकाल देता, उनको अपनी जॉब लूज करनी पड़ती। अब उनके बीच का जो कॉन्वर्सेशन है, ओके, जो संवाद है, जो बातचीत है, वो यहाँ पर रखी गई है। पंडित नंबर 1 आस्क मिनिस्टर गोबू, व्हाट डू
वी डू नाउ? मिनिस्टर गोबू, अब हम क्या करेंगे? मिनिस्टर, हाउ डू वी सोल्व दिस? मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? पंडित नंबर 2, डू यू थिंक वी वॉश द स्ट्रीट्स एवरी डे बिफोर द किंग गोज फॉर हिज वर्क? मिनिस्टर गोबू को पंडित नंबर 2 पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें महाराज हर रोज़ स्ट्रीट के ऊपर चलने के लिए निकले उससे पहले सारी की सारी स्ट्रीट्स को धो देना चाहिए? मिनिस्टर, दैट विल नॉट हेल्प, ये हमारी कोई मदद नहीं, ये ट्रिक हमारी कोई मदद नहीं कर सकेंगी. द डस्ट विल बिकम मड एंड स्टिक टू द किंग्स फीट सम मोर. व्हाट हैपन व्हेन इट रेन्स? ओके, तो यहाँ पर मिनिस्टर क्या कहते हैं, सॉरी पंडित 2 ने कहा कि हम एक काम करेंगे कि राजा के उठने से पहले, राजा स्ट्रीट पर चलने के लिए उससे पहले हम सारी की सारी स्ट्रीट को धो देंगे पानी से, ताकि सारी की सारी मिट्टी चली जाए. इज़ इट पॉसिबल? कोई भी रोड या तो रास्ता है, अभी तो पक्के रोड भी है, उस समय में तो सिर्फ धूल के ही रास्ते थे, तो ऐसा पॉसिबल है कि स्ट्रीट को धोया जाए? अगर धो भी दे, धूल वाली स्ट्रीट के ऊपर अगर पानी डालकर उसको धोने की ट्राई भी की जाए तो क्या होगा? जो सॉइल है, मिट्टी है, सूखी मिट्टी, वो मड बन जाएगी, यानी कि कीचड़ बन जाएगा, तो इससे तो ज़्यादा गंदा होगा. तो मिनिस्टर है वो यही कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये जो सॉइल है वो मड बन जाएगी और वो राजा जी के किंग के पैरों में स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी. पंडित नंबर 3, शैल वी कवर ऑल द स्ट्रीट विथ क्लॉथ? तो क्या हम ऐसा करें कि हम पूरी की पूरी स्ट्रीट को क्लॉथ से कवर कर लें, उसके स्ट्रीट के ऊपर कोई क्लॉथ बिछा दे, ताकि जब राजा उसके ऊपर चले तो उनके पैर गंदे ना हो. तो मिनिस्टर आंसर देते हैं, व्हाट? देन देयर विल बी नो क्लॉथ लेफ्ट फॉर अस टू मेक ड्रेसेस विथ. What if the thieves take the cloth away at night? अभी देखो, रोड रास्ते तो किंगडम में कितने बड़े हो गए, तो सारे के सारे रोड को, सारी के सारी स्ट्रीट को कवर करने के लिए अगर कपड़ा बिछाया जाए, क्लॉथ बिछाया जाए, तो फिर वहाँ के लोगों को पहनने के लिए कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा चाहिए होगा ना अगर सभी स्ट्रीट पर बिछाना है तो. और फिर मिनिस्टर ये भी सुझाव देते हैं कि अगर हमने ऐसा कर भी दिया और अगर रात को कोई चोर आकर उसको चुरा कर ले गया तो. नाउ पंडित नंबर 1, ट्रू. वुड डू वी टेल द किंग? ठीक है, ये भी बात सही है कि ऐसा भी नहीं हो सकता, तो अब हम राजा को जाकर क्या बताएं? मिनिस्टर, आई डोंट नो, वी विल थिंक अबाउट इट टुनाइट. लेट अस नॉट लूज अवर स्लीप ओवर इट. गुड नाइट फ्रेंड्स, देयर श्योर विल बी सम आंसर. अभी मिनिस्टर क्या कहता है कि ठीक है, अभी तो मुझे पता नहीं है कि हम इसके लिए क्या करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सो जाते हैं, हम इस मैटर के लिए हमारी नींद नहीं हमें ख़राब करनी चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि श्योर कल इसका कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा. ठीक है, नाउ सीन 2 इज़ कम्प्लीटेड. नाउ नंबर 3 सीन, द किंग्स कोर्ट. अगेन किंग की कोर्ट का सीन आता है. नरेटर, people have assembled in large numbers in the court today. I am sure they are as eager as the king to know the answer to the king's problem. But the minister and the pandits look tired and frightened. It looks like they have no answer. Let's find out. Okay, अभी नरेटर हमें ये कह रहा है कि सीन 3 में क्या चल रहा है. तो क्या चल रहा है कि सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, असेंबल्ड हुए हैं, कहाँ पर? कोर्ट रूम के अंदर. एंड राजा बहुत ही ईगरली वेट कर रहा है कि मेरी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन इन मिनिस्टर्स ने मिलकर निकाला ही होगा. ठीक है, बट जो मिनिस्टर है उनको तो कोई आंसर मिला नहीं है कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए. सो दे लुक टायर्ड एंड फ्रिटन. टायर्ड क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बहुत देर तक झाँक कर वो सोच रहे थे रात भर, फिर भी उनको आंसर नहीं मिला था, इसलिए वो टायर्ड थे. एंड फ्रिटन यानी कि डर में थे. फ्रिटन यानी कि भयभीत होना, डर में थे कि आंसर नहीं मिला है तो ऑब्वियसली अभी हमें राजा हमारी जॉब से निकाल देगा. इट लुक्स लाइक दे हैव नो आंसर. और ऐसा लग रहा था कि उनको कोई भी आंसर नहीं मिला है. ठीक है, नाउ टर्न द पेज नंबर 53. किंग आस्क, वेयर इज द मिनिस्टर? मिनिस्टर कहाँ पर है? मिनिस्टर कम्स रनिंग एंड फॉल्स एट द किंग्स फीट. फिर क्या होता है? दौड़ता हुआ मिनिस्टर आता है और राजा के पाँव में गिर जाता है. मिनिस्टर सेज, योर मैजेस्टी, how can we remove the dust from the streets? The dust you walk on is pure, it is holy, people worship it in your name. We need the dust. Okay, मिनिस्टर कहता है कि राजा जी, हम पूरी की सारी डस्ट को किस तरह से रिमूव करें? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मिट्टी है, हमारी देश की जो मिट्टी है, वो तो आपके नाम से जानी जाती है और लोग इस मिट्टी की पूजा करते हैं. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव ऑल द डस्ट फ्रॉम द स्ट्रीट्स. Now king thinks,
दैट इज़ ट्रू, हाँ ये सही है, बट वी नीड एन आंसर टू इट, लेकिन मुझे इसका कोई ना कोई तो आंसर चाहिए ही। हाउ डू आई वॉक इन द स्ट्रीट्स विदाउट सोइलिंग माई फीट, कि मैं किस तरह से मेरे पैरों को गंदे किए बगैर स्ट्रीट पर चल सकूँ, मुझे इसके लिए कोई ना कोई तो सॉल्यूशन चाहिए ही। नाउ मिनिस्टर, वी हैव टू थिंक सम मोर योर मैजेस्टी, मैजेस्टी हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम इसके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे। किंग, यू मीन यू कांट टैकल दिस प्रॉब्लम? ऑल राइट, लेट अस कॉल अवर वाइज मैन, दे मे हैव एन आंसर। अब किंग कहते हैं इसका मतलब कि तुमने मेरी प्रॉब्लम को अभी टैकल नहीं किया है, टैकल करना यानी कि हैंडल करना, उसको सॉल्व करना। अभी मुझे हमारे किंगडम के जो वाइज मैन है उसको बुलाकर उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करवानी पड़ेगी। मिनिस्टर, कॉल द वाइज मैन, मिनिस्टर ने कहा कि वाइज मैन को बुलाओ। वाइज मैन यानी कि राजा के दरबार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका सॉल्यूशन किसी को ना पता हो, तब उन वाइज मैन को बुलाया जाता है और उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाती है, ठीक है। नाउ सोल्जर्स रन आउट, दे ब्रिंग टू वाइज मैन, ओके। अब सोल्जर्स जाते हैं और वो 2 वाइज मैन को लेकर आते हैं। नाउ किंग, you wise men, I don't want my feet soiled when I walk in the streets. Can you tell me how can I do that? किंग कहते हैं वाइज मैन से कि मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं स्ट्रीट के ऊपर चलूँ तो मेरे जो लेग्स है वो गंदे हो, तो मुझे कोई सॉल्यूशन दो। वाइज मैन नंबर 1 स्क्रैचेस हिज हेड, स्क्रैच यानी कि इस तरह से सिर को खुजाते हुए कि ये किस तरह की अजीब सी प्रॉब्लम है। Your Majesty, if you remove the dust and mud, how will you grow crops? Without food, we will all die. देखिए यहाँ पर वाइज मैन नंबर 1 है वो क्या कहता, वाइज मैन नंबर 2 है वो क्या कहता है कि आप ऐसा चाहते हैं कि जब आप रास्ते के ऊपर चले और आपके पैर गंदे ना हो, तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि रास्ते के ऊपर से पूरी की पूरी मिट्टी हटा दी जाए, ठीक है। लेकिन अगर पूरी की पूरी मिट्टी हटा देंगे तो फिर हम अनाज कैसे बोएंगे और हम भूखे मर जाएंगे। वाइज मैन नंबर 2 किंग सेज, यू आर द वाइज मैन, तुम वाइज मैन हो, डोंट यू हैव अनदर आंसर, क्या तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है? ओके, वाइज मैन नंबर 2, योर मैजेस्टी, वाई डोंट वी बाय 1000 ब्रूम्स एंड स्वेप द डस्ट ऑफ ऑल स्ट्रीट्स। वाइज मैन नंबर 2 एडवाइस देता है कि क्यों हम बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ यानी कि हज़ारों की मात्रा में ब्रूम्स ले आए, ओके, एंड स्वेप कर दे सारी की सारी डस्ट को। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, हम घर में डस्टिंग करने के लिए जो झाड़ू यूज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं ब्रूम। तो दूसरा वाइज मैन ऐसे एडवाइस देता है कि क्यों ना हम एक ब्रूम ले आए, एक नहीं बहुत सारी ब्रूम ले आए, क्योंकि इतने सारे रास्तों को साफ करना पड़ेगा तो ढेर सारी ब्रूम्स चाहिए ना, तो ब्रूम्स ले आए और सारा का सारा रास्ता क्लीन कर दे। Minister, oh no, the dust will rise and the king won't be able to breathe. Everything around us, the castle, the temple, the cows, all will have a thick coat of dust. The sun will disappear. Okay. देखिए यहाँ पर जब ये दूसरा वाइजमैन है वो ऐसा सुझाव देता है कि हमें बहुत सारे झाड़ू लाने चाहिए और सारी की सारी डस्ट को वेप कर देना चाहिए, तो मिनिस्टर कहता है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो अगर हमने झाड़ू लेकर उसको क्लीन करने की ट्राई की मिट्टी को, तो वो सारी की सारी हवा में स्प्रेड हो जाएंगी, एयर में स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है, और सभी जगह पर धूल हो जाएंगी। कैसल के ऊपर यानी कि किले के ऊपर, टेम्पल के ऊपर, गाँव का जो टेम्पल है उसके ऊपर सभी जगह पर धूल हो जाएंगी। और इतनी मिट्टी अगर हवा में उड़ेंगी तो किंग को ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और हर जगह पर, हर कहीं पर भी एक थिक कोट हो जाएगा मिट्टी का, ठीक है, और सन भी डिसअपियर हो जाएगा। अगर इतनी मिट्टी हवा में उड़ेगी तो सन भी डिसअपियर यानी कि दिखाई देना बंद हो जाएगा। किंग सेज, ओह इंस्टेड ऑफ रिमूविंग डस्ट यू वाइज मैन आर ट्राइंग टू एड इट। ओके, तुम दोनों को मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला था, ठीक है, तो रिमूव करने की जगह पर मेरी प्रॉब्लम को तुमने तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी उड़ाने की बात की कि सब यहाँ तो मेरे पाँव ही गंदे हो रहे थे, अब तो सब कुछ गंदा हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया तो। वाइजमैन नंबर 2, योर मैजेस्टी देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वाई डोंट यू स्टे इन योर होम रूम एंड नॉट कम आउट एट ऑल, योर फीट विल ऑलवेज बी क्लीन। देखिए अभी वाइजमैन 2 क्या एडवाइस देता है कि ये सब करने से तो बेहतर है कि महाराज आप आपके रूम में ही रहिए। अगर आप आपके रूम में ही रहेंगे तो आपके पैर गंदे ही नहीं होंगे, आप बाहर निकलोगे स्ट्रीट पर जाओगे तभी आपके पैर गंदे होंगे ना, तो आप एक काम करो, आप रूम के अंदर ही रहो ताकि आपके पैर गंदे ना हो। किंग सेज, यस दैट इज गुड आइडिया, बट हाउ विल आई नो दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री।
It won't work. Is there no one who can solve this problem? Is there no good idea? देखिए वाइजमैन 2 ने एडवाइस की कि आप घर में ही रहो ताकि आपके पैर गंदे ना हो, ठीक है। तो किंग कहता है कि हाँ ये बात सही, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मैं घर के अंदर रहूँगा तो पूरे देश का क्या होगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कंट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पेज करेंगे और हमारी स्टोरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो टुडेज योर होमवर्क इज रीड द चैप्टर। जहाँ तक मैंने आपको करवाया है तब तक का चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।